यस मैम। किया था या नहीं किया अभी? नो मैम अभी नहीं किया मैम, बाकी है वो। मैम अच्छे से नहीं किया। कर लेना, ठीक है। मतलब अगर स्कूल बुक को साइमल्टेनियसली फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब बेसिकली कहने का सेंस ये होता है। और फिर बाद में करोगे तो थोड़ा नया नया दिखेगा, तो फिर अभी से कर लोगे तो थोड़ा सा एडवांटेज होता है उस चीज़ का, तो साथ साथ ही कर लो ताकि साथ साथ डाउट्स हो जाए इकट्ठा, और एग्जाम की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का तो एग्जाम देना ही पड़ेगा ना सूनर और लेटर। और फिर उस टाइम पर सिलेबस, मतलब स्कूल वाले इतना तेज भागेंगे ना कि सिलेबस इतना ज्यादा हो चुका होगा कि जो 10th वाली आदत है ना कि एक दिन में बैठ के पढ़ना, वो नहीं हो पाएगी, अब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको सीरियसली फॉलो करो, स्कूल बुक को भी अभी से मैनेज कर लो, ठीक है। स्कूल में कहाँ तक करा दिया गया है? मैम स्कूल में मैम गैसेस वाला चैप्टर चल रहा है। मैम रीड एटॉमिक फिनिश हो गया? नो मैम, स्टार्ट ही नहीं किया मैम, वो चैप्टर स्किप कर दिया। जंप कर दिया वहाँ पे, ओके। और मैम किसी के तो एट प्रेजेंट वो गेल लुसेट लॉ और ये सब मैम रिवाइज करा रहे थे और रिडॉक्स रिएक्शन फिनिश कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके। तो तुमने फॉलो तो किया? चलो मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं, ये मैंने क्वेश्चंस तुमको दिए थे। द आई ऑफ सर्टेन मेंबर ऑफ अ रेप्टाइल फैमिली पासेस अ विजुअल सिग्नल, ये मैंने लास्ट टाइम जो तुम्हें पीडीएफ भेजी थी उसमें B5 क्वेश्चन है, ओके। विजुअल सिग्नल विच द वर्चुअल रिसेप्टर्स आर स्ट्रक बाय फोटॉन्स, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है, मैंने तुमको सिंपल बताया था कि विजिबल लाइट की एक रेंज होती है ना, हमारी विजिबल लाइट की भी रेंज होती है, ठीक है। तो रेप्टाइल का जो वो, मतलब इसकी कहानी मत पढ़ो, अपने काम की चीजें निकालो। तो देखो क्या काम की चीजें गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, कैन यू रीड इन द क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा मैं लिखूं क्या क्वेश्चन, बाकियों के पास नहीं है तो tell me what is It your was problem? there in the PDF. I You know sent it that was last. there in the PDF. Other people, are you able to relate? Yes ma'am. Okay, so there is no need to write now. Yes ma'am. Okay, so see उसमें क्वेश्चन में बाकी कहानियों को छोड़ दो, उसमें लिखा है कि फोटोन की वेवलेंथ जो है वो इतनी है, कैन यू गेट दिस मच, उतनी कहानी निकाल लो। फिर उन्होंने आगे लिखा है टोटल एनर्जी, बाकी रेप्टाइल फैमिली ये सब भूल जाओ। फिर उन्होंने लिखा है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻⁻14 जूल्स। सो अब हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो मैंने तुमको कुछ फॉर्मूलाज लर्न कराए थे, याद करो। यस क्या मैम। लर्न किया था हमने? अगर हमें एक फोटॉन से ज्यादा की एनर्जी आ जाएगी तो ऑब्वियसली वहां मल्टीपल फोटॉन्स होंगे, और मल्टीपल फोटॉन्स के केस में हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टोटल फोटॉन फोटॉन्स इनटू इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो बस बेटा इसी को लगा दो, तुम्हारी कैलकुलेशन रह जाती है, बाकी कुछ इसमें करने को रह नहीं गया। और बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फोटॉन फ्रैक्शनल नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट के लिए मैंने बोला था कि अगर एनर्जी जूल्स में हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली hc को। यस मैम। बट उसमें ये ध्यान रखना है कि लैम्डा किसमें होना चाहिए, मीटर लैम्डा में के यूनिट्स क्या होने चाहिए, मीटर्स। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। -9। हो गया ना कन्वर्जन? अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, सॉल्व करने को रह गया, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर चले जाते हैं 3.15 इंटू 850 इंटू 10⁻⁴, ये कितना हो जाएगा, 9 and 14 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यस मैम। डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻26। बस इसमें कुछ नहीं गेम होता है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ गेम किसका होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक पॉइंट वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद यूनिट्स का बड़ा गड़बड़ होता है बच्चों से, और दूसरा थर्ड जो तुमसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी। बस इस तीनों के अलावा कुछ नहीं है, बहुत क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जितना मोल कॉन्सेप्ट में तुम दिमाग लगाते थे ना, ये करना वो करना, उतना नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बस तुम्हारी समझ लो कैलकुलेशन पावर यहाँ चेक करी जाएगी। 10th में तुमने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स में, वो चेक हो रहा है, देख लो। यहाँ पे बस वही तो चल रहा है। यस मैम। बस वही, ठीक है। तो अब उसके बाद में ये और ये कैंसिल हो जाना है। 3.15 इंटू 85 अब कर लो, एंड यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, लगभग करे तो
5 3s are 15, 8 1 2 6 9 3 24, 25 by 2 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं 127 के आसपास, 127 या 128 के आसपास आंसर कुछ दिया होगा। देखो क्या दिया है। 1.35 into 10 to the power 5. हाँ तो बेटा उसको अगर हम 5 में 10 raised to the power 5 में कन्वर्ट करेंगे तो isn't it going to be like this? 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पावर 5 में जाना था, और 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड वाला इधर चला जाएगा कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो भी है तुम्हारा approximately it is coming out to be that much. Now can you get it? Yes, ma'am. Ma'am, in the first sheet, ma'am, was the answer, ma'am, misprinted or something, ma'am? My answer was coming out to, ma'am, 6.25 electron volt. कौन सी फर्स्ट शीट में? मैम जो पहला क्वेश्चन है मैम, जो दोनों मैम सेट्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं मैम, उनका Tell me सबसे the पहला question. क्वेश्चन। ऐसे तो मुझे याद नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारे बैचेस और हर बैच में शीट भी चेंज हो जाती है कई बारी, तो ऐसे तो नहीं याद है, बट मैम द वेवलेंथ वाज गिवन मैम 2000 एंगस्ट्रॉम मैम, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स वाज 100 मैम, then I calculated मैम the total number of photons मैम, the energy मैम, मे बी यू then डिड अ I कैलकुलेशन एरर, बिकॉज देखो यहाँ पर बस वही गड़बड़ होती है, कैलकुलेशन या फिर यूनिट्स, उन पे देखना है। मैम एक बार चेक करके मैम फिर हाँ आपको बता। ठीक है, उसके अलावा गड़बड़ नहीं आती है इनमें। ठीक है, फॉर्मूला अगर तुम सही लगा रहे हो तो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होती है, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं होती है। इज इट फाइन? यस मैम। Yes. ठीक है, फिर और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 478 बेटा, 478 एक एक तो क्वेश्चन में नहीं, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन इसी में ही तुम्हारा B4 देख लो। B4 क्वेश्चन में दिया हुआ है वन क्वांटम इज अब्सॉर्ब, मतलब ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड, और इस बॉन्ड को तोड़ना है। यू नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। Yes. ठीक है, तो अब इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा है वन क्वांटा, मतलब इसको एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है? एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा? एक क्वांटा की जरूरत पड़ेगी। एक क्वांटा मतलब एक फोटोन ना। ओके, तो और इसके बाद ये टूट जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू ब्रोमीन एटम्स। नाउ इफ लाइट हैज अब्सॉर्ब्ड 5000 नहीं, इफ लाइट अब्सॉर्ब्ड हैज, अब जो ये भी फोटोन है इसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द एनर्जी इन, बस देखो यहीं पर गड़बड़ कर दी तुमने। उन्होंने पूछा किलो जूल पर मोल में निकालनी है एनर्जी। जब हम एनर्जी निकालेंगे फोटोन की तो किस यूनिट्स में आएंगी? टेल मी द एनर्जी ऑफ फोटोन किस यूनिट्स में आएंगी? मैम जूल मीटर। यस, जूल्स में आएंगी। एनर्जी के यूनिट्स जूल होते हैं। यस मैम, यस मैम, अप्रोक्सीमेटली हम यस सॉल्व मैम। करें तो ये लिखेंगे, और एंगस्ट्रॉम लिखा है तो एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम लैम्डा जब इधर ये लिखते हैं जूल में, तो यहाँ पर लैम्डा किस में होना चाहिए? मीटर्स में होना चाहिए कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. इससे गया। हाउ मच एनर्जी इज देयर? 1/250 into 10 raised to the power -10 joules. Can you get this much? Can you get this Yes, ma'am. much? Yes, ma'am. Joule. Yes, ma'am. But उन्होंने बोला and this is the energy of one photon. They are asking you how much energy will be there in 1 mole of photon. एनर्जी पर मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोटोन की है ना, क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। Why 1 6 mole of into 10 photons? raised to the वहाँ power पर 20 मैम 26 मल्टीप्लाई होना करना चाहिए। पड़ेगा। Can you get Sorry, it? ma'am. Why 1 mole of photons, ma'am, are taking? Because they are asking you read the question properly. Tell the energy in kilojoule per mole. Yes. Yes, ma'am. पर मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल के फोटॉन्स की बताओ, या 1 मोल Yes, ऑफ ma'am. ब्रोमीन मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा तो कितनी एनर्जी लगेगी? Yes, ma'am. बस यही तो गेम करेंगे, इसीलिए तो तुम्हें क्वेश्चंस दिए, क्योंकि भाई सिंपल HC अपॉन लैम्डा हम समझ गए हैं, तुम क्लास 10 क्रॉस करके आए हो, तुम कर लोगे। अब हम यही तो गड़बड़ करवाएंगे तुमसे, यही IIT है। बस इतनी लेवल है, ये लेवल स्कूल बोर्ड लेवल है कि तुमसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, और IIT बस ये करता है। गेम में चेंज समझ में आ गया क्या होता है IIT और बोर्ड में? मैम 1000 Yes, डिवाइड ma'am. करेंगे ना? प्लीज बी लाउडर एंड क्लियर।
1000 से डिवाइड करेंगे ना किलो अरे हाँ करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, पहले तो मोल वाला प्रॉब्लम तो बता देना, ठीक है। अभी अब डिफरेंस समझा कितना है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है Yes, ma'am. आईटी में। कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, किताबों के पीछे मत भागो, कोई नया टीचर नहीं करना है, कुछ नहीं है, ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तुम जिस दिन अपने पेपर को सीरियसली लेना सीख जाओगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना सीख जाओगे, उसको तुम उस दिन तुमको खुद ही लगेगा अरे आईआईटी कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं स्कूल में क्वेश्चन, तुमने इस टाइप की चीजें देखी ही नहीं है, बस यही चीजें सीखनी है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना है 2 इयर्स। ओके, जो तुमने 10 इयर्स में एक डिफरेंट वे में पढ़ाई करी है, बस उसका हमें पैटर्न चेंज करना है। ओके, थोड़ी सी विजिलेंस बढ़ानी है, अलर्टनेस बढ़ानी है। तो किलो जूल का मतलब क्या हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? No, ma'am. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये पार्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किलो जूल में कन्वर्ट कर देगा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बस अब इसका कैलकुलेशन करो, हो जाएगा किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट। यस मैम। कैन यू कन्वर्ट इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब सॉल्व करके देख लोगे, तो आंसर देखो, ये हो गया तुम्हारा 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितना बचेगा ये 16, 26 में से 10 चला जाएगा 16, एंड ये करोगे तो 6 2 12, 24 4 24 24 41 पॉइंट, देख लो कितना आंसर आ रहा है। 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, कुछ ऐसे ही दिया है क्या? जल्दी से चेक करो। What is the answer given? 239.4 हाँ? kilojoule per mole. Be louder. Ma'am, the answer is given 239.4 kilojoule per mole. 230. 9.4 हाँ, kilojoule per mole. किलो जूल पर मोल। ओके, हमने क्या गड़बड़ कर दिया, जरा देखते हैं। हम HC 10 पावर upon 3 से डिवाइड करना होगा। क्या चीज? 10 पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा किलो अच्छा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए। ओह सॉरी, हाँ माय मिस्टेक। ये मोल में कन्वर्ट करने के लिए इतना तो करोगे ना, 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 था, फिर इधर इसको कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 3 और चला गया तो 10 रेज़ टू द पावर 10 बचेगा ना। मैम ऊपर Yes, 20 ma'am. to 10 power -26 है मैम। कहाँ 36 है? मैम HC की वैल्यू सॉरी 26 थी ये, हाँ 26 से ये 16 तो होगा ना, 16। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड ये मिस्टेक हो गया था मुझसे, तो देखो मुझसे भी हो ही जाता है, तो मतलब मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ, बस केयरफुल रहना है, ठीक है। और 16 एंड ये 7 हो गया, 7 और इधर 4 हो गया। ओके, नाउ दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय, कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 40, चेक इट आउट। Yes, ma'am. 10 रेज़ टू द Yes, पावर ma'am. एंड दिस, एंड ये चला जाएगा, और ये देखो लगभग 250 किलो जूल आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखो इस मेरे अप्रोक्सीमेशन करने से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब आंसर हमें एमसीक्यू में सॉल्व करना है, अगर हम प्रिसाइज जाएंगे तो डोंट यू थिंक इट विल टेक डबल और ट्रिपल ऑफ द टाइम। यस मैम। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन हेल्प करता है फॉर एमसीक्यूज। फाइन Yes. फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वर्क एनर्जी, वर्क फंक्शन, ये सब अभी कराया नहीं, करवाना है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चंस को शायद भेज दिया है, Yes, ठीक है। ma'am. ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ है, ये B7 क्वेश्चन है, इसमें दिया है ये बल्ब है तुम्हारे पास, बल्ब इज ऑफ 40 वॉट्स, फाइन, एंड इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 620 नैनोमीटर्स। और बल्ब तुमने देखा ना, बल्ब जब जलता है तो उसमें हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। Yes, ma'am. तो लाइट में कितना कन्वर्जन हो रही है, सिर्फ 80% लाइट, 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, फोटॉन्स किससे रिलेटेड है,
हीट से या लाइट से? लाइट लाइट से। Yes. तो emitted in photons emitted in 20 seconds पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो photons किससे रिलेटेड है? लाइट से। तो मतलब 80% लाइट में कन्वर्ट हो रही है, बाकी 20% हीट में जा रही है। कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू गेट इट? यस मैम, यस अब मैम। वॉट्स किसके यूनिट होते हैं? मैंने तुमको हिंट दिया था लास्ट क्लास में, ये यूनिट होते हैं पावर के। और पावर का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड। मतलब बल्ब जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 40 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकंड रिलीज कर रहा है। कैन यू फॉलो दिस? 40 वॉट का मतलब Yes, समझ ma'am. में आया? Yes, 40 ma'am. जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर सेकंड। अब उसमें से हमारे काम की कितनी है? हमारे काम की कितनी है? 80%। 80% ही काम की है, ठीक है। तो 80% ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन पर सेकेंड। तो कितनी एनर्जी हमारे को रिलीज हो रही है पर सेकेंड? 32 जूल्स रिलीज हो रही है। कैन यू गेट माई पॉइंट? अब ये बताओ, ये टोटल एनर्जी है या फिर एनर्जी ऑफ वन फोटोन है? व्हाट डू यू थिंक? 32 जूल्स टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ज्यादा है ना, मतलब फोटोन की वैल्यू तो इतनी छोटी सी आ रही है, तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी होगी। अब टोटल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक तो एचसी को क्या यूज कर लो तुम, 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 620 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस क्या 9 नैनोमीटर से 9. कन्वर्ट करो, बस। अब सॉल्व कर सकते हैं इंटू एन। सो एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? N will Number represent of नंबर ऑफ photons. photons in how much time? 1 second 1 second. Photons released per second। तो अगर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होता है नंबर ऑफ photons released per second, तो हम कहाँ स्टॉप कर जाते हैं? यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। Did you follow this thing? Did you follow this thing? Yes, ma'am. But then the question they are asking number of photons in 20 seconds. तो 20 seconds में 20 times multiply हो जाएंगे। In 20 Yes, ma'am. seconds, will Yes, they ma'am. multiply 20 times? So what will be the number of photons in 20 seconds? That means we need to multiply it by 20. Is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसका बस तुम्हारे पास क्या रह गया? कैलकुलेशन पार्ट रह गया। दैट इज 32 इंटू 620 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 17। देखो मेरा कैलकुलेशन बहुत पुअर है, तुम बताओ सही Yes, कर ma'am. रहे हो? और इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 30 कर दूं, ठीक है, और इसको 600 कर दूं, तो 30 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 18। 6 is 18 and 18 10 रेज टू द पावर 3। अब देखो आंसर कितना दिया है? अप्रोक्सीमेट मेरा इतना आ रहा है। बोलो कितना दिया है? हम प्लस 17 आएगा। Yes, हाँ ma'am. सॉरी, प्लस 17, माय मिस्टेक, प्लस 17। अब बोलो आंसर कितना दिया है? 2 into 10 raised to 2 into 10 raised to 21. 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 21. हाँ, तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 2 लिख सकते हैं, Yes, ma'am. और ये कितने जीरोस हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 जीरोस का मतलब विल इट बिकम 10 रेज टू द पावर 21 और नॉट? Yes, ma'am. बस हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई कि नहीं अप्रोक्सीमेशन करने से? ठीक है, अब समझ में आया? Yes, डिड यू ma'am. फॉलो? क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसमें? मतलब एक Yes, ma'am. सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था hc अपॉन लैम्डा, बट उसकी वैरायटी कैसे, झंझट कैसे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती है, वो अब क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस। मैम अगर मैम जैसे अभी आपने अप्रोक्सीमेशन बताया मैम, बट अगर क्वेश्चन में मतलब बेटा लाउडर। मैम एक ही टाइप की 2 वैल्यूज दे रखी होती, मतलब मैम तो नहीं करना है अप्रोक्सीमेशन, सिंपल एज दैट। अगर आंसर मेरे पास दिया होता 1.9 इंटू 10 रेज द पावर 21 और 1.8, तो हम नहीं करेंगे। जब मेरे पास ऑप्शंस दिए हो 5 6 10 15, मतलब डिफरेंस है, तब हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। और मैं अगर इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ गई और तुमसे एक्सपेक्ट करने लगी कि तुम करो, तो भाई मेरी आधी क्लास तो ऐसे ही चली जाएगी, तो हम आगे की चीजें कब पढ़ेंगे? तो मैं तुमसे अप्रोक्सीमेट करके तुम्हें दिखा देती हूँ कि देखो हो जाएगा, फाइन, और तुमसे आंसर वेरीफाई करवा देती हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
डिड यू फॉलो? डिड यू Yes, फॉलो? ma'am. बाकी मुझे पता Yes, ma'am. है, तुम्हें भी इतना पता होगा कि भाई इतना मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे टाइम दिया जाएगा तो मैं भी कर लूंगी और तुम भी कर लोगे। भाई 10th क्रॉस करके आए हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग तुम ये तो कर ही लोगे ना। Yes, ma'am. बस Yes. हमारा टारगेट क्या है भैया, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है, हम इतना तो कॉन्फिडेंस में है सब कि तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कर ही लोगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ये पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है। अब कभी भी तुमको क्वेश्चन दिखेगा और तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो तुम देखोगे ना कहीं एनर्जी इन्होंने किलो जूल पर मोल में तो नहीं पूछी है इसलिए मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, यही तो मिस्टेक हुई है हमसे। जाएगी तो ये दिमाग में ma'am. चीज है ना। तो अभी इसको डिस्कशन करने से और अप्रोक्सीमेशन करने से मेरी स्पीड बढ़ गई है, हमारा टाइम सेव हो गया जिसको हम बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। ये करने के लिए इट्स बेटर यू जॉइन अ 5th 6th क्लास का मैथ्स वाला टीचर, क्योंकि वो तुमको इसमें ज्यादा अच्छा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई तुम पढ़ के आए हो इतना, तो इतनी कैलकुलेशन तो आती ही है। ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज बाय लिखे हुए हैं तो नहीं करनी है approximation। जो एनर्जी निकली थी मैम, इसको मैम टोटल बेटा प्लीज बी लाउडर, प्लीज ट्राई टू बी लाउडर बिकॉज योर वॉइसेस आर नॉट क्लियर एंड आई डोंट नो ये इसी बैच में ऐसा होता है। हाँ बोलो। मैम जो 32 जूल एनर्जी निकली थी वो मैम टोटल एनर्जी मैम कैसे बेटा क्योंकि उन्होंने बोला था 80% एफिशिएंट है, मतलब 40 की 40 वॉट तुमको नहीं मिल रही है, उसकी 80% ही एफिशिएंट है। मतलब तुम 10 क्वेश्चन करके आते हो तो 8 ही सही करते हो, तो 40 मार्क्स में से तुम्हारे कितने आएंगे बोलो। तुम सोचोगे कि तुम्हारे 40 आएंगे बट कितने आएंगे एक्चुअल में? 32। वही चीज करा है बस 32 में। उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में 80% एफिशिएंट है। यस मैम, हम ये पूछ रहे थे कि मैम ये एक फोटोन की एनर्जी नहीं ले सकती क्या, टोटल एनर्जी? अरे तो फोटोन की एनर्जी तो तुम देखो ना इतनी आएगी और ये कम नहीं है 32 से। यस मैम। तो इसका मतलब है मल्टीपल फोटॉन्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुई बात। जैसे यहाँ पर था एक और क्वेश्चन, उन्होंने हमें बोला था, अब यहाँ पे देखो एनर्जी इतनी ज्यादा थी और एक फोटोन की एनर्जी किसके टर्म्स में आएगी, अगर हम सॉल्व भी करें तो 10⁻⁻17 के टर्म्स में आएगी, ये 10⁻⁻14 के टर्म्स में दिया। इसका मतलब मल्टीपल फोटोन इन्वॉल्व है या नहीं है? यस मैम। तो हमें ऐसे हिंट मिल जाती है कि मल्टीपल फोटोन। मेरी प्रैक्टिस हो गई इसलिए मुझे जल्दी हिंट मिलती है, तुम थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तुम्हें भी धीरे धीरे हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डिड यू फॉलो? यस मैम। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करना आया। देखो जानबूझ करके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे क्योंकि जहाँ पे सिंपल दिया हो लैम्डा और एनर्जी पूछी गई हो तो वो तो तुम कर ही लोगे, जहाँ फ्रीक्वेंसी दी हो एनर्जी पूछी गई हो वो भी कर लोगे, एनर्जी दी हुई हो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो भी तुम कर लोगे, एनर्जी दी हो लैम्डा पूछा जाए तो भी तुम कर लोगे। ठीक है, अब जानबूझ के जहाँ ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे ताकि लैंग्वेज में ट्विस्ट को भी तुम समझो। डिड यू फॉलो? भाई अगर एनर्जी दी है लैम्डा पूछा जाए तो कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, कि वो भी क्लास में प्रैक्टिस Yes, कराना ma'am. है। हमने क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस किए थे वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। और तुम अपनी Yes, तभी ma'am. तो बोला था स्कूल बुक से सॉल्व कर लोगे, कि स्कूल बुक में जो बोर्ड बुक है उसमें तुमको यही क्वेश्चन मिलेंगे, लैम्डा दे देंगे और बोलेंगे कि एनर्जी निकाल दो, फ्रीक्वेंसी दे देंगे बोलेंगे एनर्जी निकाल दो। इसीलिए बोला था स्कूल बुक से बेसिक क्वेश्चंस कर लो, आईआईटी के लेवल वाले क्वेश्चंस हम लोग करवा देंगे। गेटिंग इट? यस मैम। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं पहले स्कूल बुक के क्वेश्चंस कर लिया करो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। अब से फॉलो करोगे? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हमें एक ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, 2 bulbs A and B emit रेड लाइट एंड येलो लाइट वाला। क्या क्या? मैम आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें एक क्वेश्चन सेंड था। करूँ व्हाट्सएप पे? ओके मैम, सेंडिंग। बेटा ऐसे ही तो क्वेश्चन के डाउट्स लिए जाते हैं ना, बताया था पहले व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके, बाय द टाइम ही इज सेंडिंग अस, तो देखो प्लैंक्स थ्योरी से डुअल नेचर ऑफ लाइट समझ में आया? डिड यू फॉलो दैट? टॉपिक को री-एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मैम, डुअल नेचर ऑफ बेटा, मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया है, अभी उसको वहां से फिर से देखो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है देखो,
अभी कभी भी ऐसा डाउट आता है ना, क्योंकि ऐसे तो हम लोग मतलब सिलेबस में पीछे हो जाएंगे, है ना। मैं फिर भी तुमको बता देती हूँ क्योंकि तुमने पूछ लिया, बट अदर पीपल प्लीज ट्राई टू फॉलो लाइक दिस, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना है। ओके, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो सी लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या Yes, रिप्रेजेंट ma'am. कर रहे हैं? Isn't they representing particle nature? Yes, ma'am. Or they move making a wave, Yes. Yes, ma'am. so they are representing wave nature. Isn't it dual nature? Yes. ठीक है अभी? Okay. Any other thing? No, ma'am. Send the question. Okay, fine. क्या है क्वेश्चन अब तुम्हारा? B6 में क्या है? The bulb. Okay, there are two bulbs. So bulb A emits red light, जिसका वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम, और बल्ब B emits येलो लाइट, जिसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम. Okay, number of emitted bulb, number of photons emitted. अब देखो बस कुछ नहीं है, मैथ्स ही करनी है तुम्हें. नंबर ऑफ एमिटेड पर एमिटेड photons is same, okay, per second. Okay, then इसका जो पावर है वो है 100 वाट. तो इसका वाट निकालना है, तो सॉल्व करो. 100 watt means how much energy is released per second? 100 joule per second. 100 And joule. how will you find the energy? How much energy? How will you find? Total energy energy है is या equal- energy of one photon है? Ma'am, total energy, ma'am, A के Total लिए. energy. So you will write this into hc upon lambda. लैम्डा इसका दिया हुआ है 8000 एंगस्ट्रॉम. सिमिलरली इसका टोटल एनर्जी कितना होगा? सपोजिंग आई सेड W joules is emitted per second, so it will be what? NB into hc upon इसका लैम्डा कितना दिया है? 4000 एंगस्ट्रॉम्स. नाउ दे आर सेइंग कि व्हाट आर दे सेइंग कि दोनों के नंबर ऑफ फोटॉन सेम है. दैट मींस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन Na is equal to NB. Did you get it? Yes, ma'am. तो फिर ये टोटल एनर्जी कितनी है? 100 joules per second. तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी? hc into 8000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी अपने को नहीं पता, सपोजिंग ऐसे W जूल्स है, और ये कितना हो जाएगा? into 4000 upon hc. नाउ कैन यू सॉल्व इट? Yes, ma'am. कितना वॉट्स हो जाएगा? 200 watts. कैन यू सॉल्व इट? देखो मुझे कॉन्फिडेंस है, बट तुम जब करना तो प्लीज इसको ये कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? यू डोंट गो विद दैट. डिड यू फॉलो नाउ? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now see, after the development of Planck's theory and एक और चीज थी photoelectric effect, जो हम बाद में करेंगे, जिससे वो थ्रेशोल्ड वगैरह के क्वेश्चंस आए थे. तो जब वो सब डिस्कवर हो गया तो बोर्ड ने फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट किया, एंड ही गेव अस बोर्ड थ्योरी. और ये थ्योरी okay, so this theory was so popular कि इतना मतलब काम की आई कि इसको एक नोबेल प्राइज मिल गया. इतनी काम की थी, और उसने कुछ खास मेहनत नहीं करी थी. मतलब क्या किया था? मैथ्स को यूज किया था, जो रदरफोर्ड शायद नहीं कर पाया था. उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, या उतनी मेहनत नहीं कर पाया था, या उसने गिव अप कर दिया. ओके, बट इसने उसको पूरा अच्छे से स्टडी किया, और उस टाइम तक फिजिक्स में ये डुअल नेचर और प्लैंक्स थ्योरी वगैरह डेवलप हो चुकी थी. तो उसकी वजह से उसको एक और एडवांटेज भी मिल गया, एंड बोर स्टडीड इट प्रॉपर्ली, एंड मतलब ही गेव अस अ प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी. फाइन. तो बोर्स की थ्योरी क्या है? वो बिल्कुल
तुम्हारे कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए, तो पूरी तरीके से रदरफोर्ड थ्योरी की ही एक्सटेंशन है, बस उसी का ही एडवांस वर्जन बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस डू, तो जो उसने बोला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पोस्टुलेट्स। तो बोर्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू study. So he told us बोर्ड थ्योरी। तो इसने बोला कि इसको पहला पोस्टुलेट ये था कि एटम के अंदर है न्यूक्लियस, ये तो उसने ही बोला था, एटम हैज अ न्यूक्लियस एंड विच कंटेन्स व्हाट, Protons and neutrons. all protons and neutrons. Okay, and what about the size of the nucleus? Size of the nucleus is very small and is present at the center of the center of the atom. ठीक है। अब क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus। ये तो सब देखो सिमिलर पॉइंट से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से वो भी जो है रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या स्टार्ट हुआ, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स कैसे होंगे। तो बोर्ड ने बस उसको रेक्टिफाई किया, उसने बोला ऐसे तुम्हारी मर्जी, पार्क में नहीं घूम रहे भी, तुम्हारी जहां मर्जी आएगी वहां तुम ऑर्बिट बना दोगे। ऑर्बिट तभी बनेगा जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के टाइम पे एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये सब तुम रोटेशनल फिजिक्स में पढ़ोगे। तो he said that orbits are formed, okay, when the angular momentum of the electron, जो कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। यू नो व्हाट इज मोमेंटम? Yes. तो अब जब कोई चीज रोटेट करेगी तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. तो इसलिए Yes, ma'am. एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं। ओके, एंगल में चेंज आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम ऐसे बोलते हैं, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। फाइन। तो व्हेन, तो वो हमारे काम का भी नहीं है ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is in the multiples of nh upon 2 pi। h समझ रहे हो ना, प्लैंक्स कांस्टेंट? Yes, ma'am. ओके, एंड n की जो वैल्यू है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 होनी चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। डिड यू फॉलो दिस? ठीक है। फिर फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। m v r represents angular momentum, it should be in the multiples of nh upon 2 pi, where m stands for what? Mass of electron। ओके, v किसके ऊपर रिप्रेजेंट करेगा? जिस इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये प्लैनेट्स के लिए भी ट्रू है, ऑर्बिट ऐसे नहीं बन जाते कहीं पर भी। जब हमें एक सैटेलाइट को भी छोड़ना होता है तो हम पूरा कैलकुलेशन रखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसको कितने मास में रखना चाहिए और उसको क्या रेडियस दें, तभी जाकर के वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है और सैटेलाइट रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है और हमें सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती है। अगर ये कैलकुलेशन चूक गई तो सैटेलाइट लूज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, हम उससे कांटेक्ट नहीं बना पाते। डिड यू फॉलो? मिशन मंगल तो देखी होगी ना, तो उसमें देखा था बीच में चली जाती है। Yes. Yes, ठीक है, तो अभी वही चीज है, हमें पूरा कैलकुलेशन जो ये जो हमारे सैटेलाइट सेंड करते हैं ये सब लोग इसका फुल कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ऐसे नहीं भेज सकते हम लोग। फाइन,
मतलब नेचर ने भी पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, तभी जो है अर्थ सन के चक्कर काट के, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम इससे कुछ मल्टीपल्स में आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन है। ओके, अब ये जो n है, n स्टैंड्स फॉर व्हाट, आप किस ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसने उस ऑर्बिट्स के नाम भी कर दिया, ठीक है। तो शेल अगर हमारा ऑर्बिट 1 है, उसका नाम क्या रखा उसने, K शेल। अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो L शेल। एंड मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, M शेल, n is equal to 4, n shell, and so on. Okay, I'm leaving the other part to you. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में जब लिफ्ट होती है बिल्डिंग में, तो क्या होती है, फर्स्ट फ्लोर के बाद वो सीधे सीधे सेकंड फ्लोर पे जाती है ना, 1.5 फ्लोर नहीं होता ना, नो मैम, 1.3 फ्लोर नहीं होता। तो उसी तरीके नो से मैम, या तो ऑर्बिट 1 होगा या तो ऑर्बिट 2 होगा, 1.3 कुछ नहीं होता, ठीक है, गेटिंग इट। Yes, ma'am. फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आनी है अपने पास, ओके। और ये कहाँ से आया कैलकुलेशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से आया। किसके बीच में इक्विलिब्रियम है मैं बाद में बताती हूँ, ओके। उसके बाद में मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, इफ यू टू बी वेरी प्रिसाइज इट शुड बी h/2 पाई, ओके, इस वे में आनी चाहिए, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, नॉट फ्रैक्शनल्स। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखो, रदरफोर्ड ने नहीं बताया था ऑर्बिट कहाँ बनेंगे कैसे बनेंगे, वो उसने पूरा क्लैरिफाई कर दिया, इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट, रदरफोर्ड की थ्योरी क्यों फेल हुई थी, रदरफोर्ड की थ्योरी क्यों फेल हुई थी? क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रोटेट करेगा तो एनर्जी लूज होगी। तो फिर उसने सोचा, बोर्ड ने सोचा, रदरफोर्ड नहीं सोच पाया था, बोर्ड ने सोचा इसका मतलब है मून की भी एनर्जी लूज करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। बट क्या उसके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, या अर्थ के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो लूज होती है और सन के पास हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुना है थ्योरी? No, ma'am. या फिर ऐसा सुना है क्या मून अर्थ के पास आ रहा है? नहीं होता है। तो फिर उसने उसकी पॉइंट पे स्टडी करना स्टार्ट किया एंड ही रियलाइज कि अगर कोई भी चीज अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है और फिर रोटेट करती है तो उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे तुम घर पे रहते हो तो तुम्हें कोई मनी स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है, पॉकेट मनी पूरी सेव हो रही होगी ना। अभी जैसे लॉकडाउन है, कहीं बाहर नहीं निकल रहे, जब कंप्लीट लॉकडाउन था लास्ट ईयर, तुम्हारे पॉकेट मनी सेव होती थी कि नहीं होती थी ज्यादा? अभी तो फिर भी तुम खाने पीने निकल जाते हो, तब तो जोमेटो वगैरह कुछ नहीं था, तब तो सेव होती थी कि नहीं अच्छे से। तो वही चीज है, जब हम अपने घर में रहेंगे, मतलब जिस ऑर्बिट के लिए हम बने हैं, जिस ऑर्बिट की हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, उस ऑर्बिट में रहेंगे तो हमें एनर्जी ना लूज करने की जरूरत है, कुछ भी फर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा घर है, ठीक है। सो व्हेन, और हर एक इलेक्ट्रॉन का एक डेजिग्नेटेड ऑर्बिट होता है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स, और उसके घर को उसने नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तुम्हारे घर का जो नाम है वो स्टेशनरी ऑर्बिट, इन इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट इट विल नॉट लूज एनर्जी। अब डिफरेंस समझ में आया रदरफोर्ड थ्योरी का और यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। उसने बोला था, वो समझ नहीं पाया था इस चीज को, उसने बोला हाँ ये बात तो तुमने लॉजिकली कही कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी और गिर जाएगा, बट उसने इस चीज को पकड़ लिया कि मून भी तो नहीं लूज करता, अर्थ भी तो नहीं लूज कर रही है, मतलब अपने घर में रहोगे तो कोई एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिड यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. इसीलिए उसने बोला स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्टेबल, नहीं लूज करने की जरूरत है। डिड यू गेट इट? अच्छा अब देखो, अर्थ का ऑर्बिट का रेडियस डिफरेंट है, प्लूटो जुपिटर के ऑर्बिट का रेडियस डिफरेंट है। तुम्हें ज्यादा राउंड कवर करनी है, मतलब 400 मीटर्स की रेस के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या 1200 मीटर्स की रेस के लिए? 1200. तो अगर हमारा ऑर्बिट बड़ा होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। Yes, ma'am. तो इसका मतलब है ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी।
Yes, ma'am. यहाँ रहना है तो इतनी चाहिए, मतलब 100 मीटर के लिए इतनी एनर्जी सफिशिएंट है। 200 मतलब जो मैराथन रनर्स होंगे वो अच्छी खासी डाइट रखते होंगे ना, एज कंपेयर टू 100 मीटर। उसियान बोल्ट जो 100 मीटर की रनिंग करता है, will there be difference? Because दोनों में एनर्जी Yes, लेवल ma'am. डिफरेंस चाहिए। Yes, ma'am. तो बस वही Yes, चीज ma'am. है यहाँ पर भी। each orbit is linked with, क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस फिक्स्ड होगा, with definite amount of energy, definite amount of energy। अब क्योंकि एनर्जी से एसोसिएटेड है हर एक ऑर्बिट, इसलिए ऑर्बिट्स आर also called as energy levels, energy levels और energy shells। क्यों बोला ये भी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जैसे इतना तो तुम लॉजिकली भी समझ रहे होगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, सेकंड की ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। तो उस वे में वी कैन से, इट इज आल्सो सेड ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्बिट की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्वांटाइज का मीनिंग समझ में आया? ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट इज इलेक्ट्रॉन हैव अ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब इसके ऊपर 2 लाइन लिख पाओगे? हम क्वांटाइज Yes, ma'am. क्वांटाइज मींस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्वांटा मींस फोटॉन की एक एनर्जी होती है, ऑर्बिट की भी एक एनर्जी है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, डिड यू गेट दैट मच? यस Yes, ma'am. मैम ऑर्बिट की एनर्जी होगी या ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होगी? अरे तो ऑर्बिट में जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ना, जिसके बाद में वो लूज नहीं करेगा। अब समझ में आई बात? इनडायरेक्टली मतलब मैंने वही बोला था, बस मेरे वर्ड्स कम रह गए थे। अब मैंने पूरा इलाबोरेटेड वे में बोल दिया। अब तो क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या होता है, लोअर क्लासेस में जाने का या हायर क्लास में जाने का? हायर क्लास में। ऑब्वियसली, क्योंकि दिखता है ना हायर क्लास में ज्यादा फ्रीडम होती है। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा तो दिखता है हर टाइम कोई ना कोई आके के डांट करके चला जाता है। सीनियर क्लास में जाएंगे तो फ्रीडम होगी, हम घूम पाएंगे, ऐसे ही होता है। तो सब लोगों को भी ड्रीम करते हैं हाई के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, कौन से ऑर्बिट में होगा? कौन से ऑर्बिट में होगा? N1 पे मैम एक ही ऑर्बिट होता है बस एक ही ऑर्बिट होगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है, बट इसके ड्रीम तो हाई है ना, इसके ड्रीम तो हाई होंगे कि नहीं होंगे? Yes, ma'am. किधर जाने के बारे में सोच रहा होगा? किधर जाने के बारे में सोच रहा होगा? Higher orbit. हायर ऑर्बिट्स में। ठीक है, अगर पहली बार खुश होकर के वो इस ऑर्बिट में चला जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये इसका घर है, ये इसका घर है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन का घर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पहली बार एक्साइटेड होकर के एक लेवल क्रॉस करता है। ठीक है, पहली बार, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। जो तुम्हारा घर नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड लेवल। ओके, ये क्या हो जाएगा? Second excited level. यस, सेकंड एक्साइटेड लेवल। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा? जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होता है ना, तो ऐसे ही होता है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड एक्साइटेड लेवल, एंड सो ऑन। कर सकते हो इसके आगे? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, तुम्हें ये पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? सपोजिंग E1 चाहिए होती है, और सेकंड ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए होगी कि कम चाहिए होगी? ज्यादा। ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा चाहिए होगी। E1 कम होगी और E2 ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्बिट बड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब क्या होता है, जैसे हमारे सब चीजों के ऊपर लाइट वाइट गिरती रहती है, तो क्या होता है, ड्यू टू कोई सोर्स आकर के इसको सपोजिंग लाइट दे जाए कि भाई तेरे पास E1 है, मैं तेरे को एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, और अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि वो E2 में रह सकता है, तो वो क्या करेगा? वो जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल में। उसकी मर्जी है, तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी उसको, तो फिर हो सकता है वो यहाँ कहीं जंप कर जाए,
डिपेंड्स कितनी एनर्जी तुमने दी है। ये कब होगी? जब तुम्हें कोई बाहर से एनर्जी देगा और तुम उस एनर्जी को क्या करोगे? खुद से नहीं कर सकते हो। Absorb ये तभी करेगा। पॉसिबल है जब एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाओगे। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो what will happen if the electron happens to gain एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए स्टेशनरी ऑर्बिट से उससे एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, इट कैन मूव टू दी हायर एनर्जी लेवल्स, नॉट टू दी लोअर। ठीक है, लोअर कोई नहीं जाना चाहता है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड लेवल्स। समझ में आया क्यों? क्योंकि हमें स्टेशनरी और उसमें डिफरेंस क्रिएट करना था ना, तो इसलिए हमने बोला एक्साइटेड लेवल्स। डिड यू फॉलो दिस? मैम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ब्रेक करके मैम आगे कैसे Please be चलेगा? louder. मैम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ब्रेक करके हम प्लीज आगे लाउडर बेटा, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम हाइड्रोजन का मैम जैसे इलेक्ट्रॉन था मैम, वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ब्रेक करके हायर ऑर्बिट में मैम कैसे चला जाएगा? हाँ मैम क्योंकि हाइड्रोजन में मैम एक ही वो शेल एग्जिस्ट करता है मैम, उसके बाद हाँ। क्रॉस कैसे करेगा? अरे तो ऐसा थोड़ी ना कि है नहीं, मतलब तुमको प्लूटो तक पता है तो इसका मतलब यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं, होगा ना। तो ऐसा मैम थोड़ी ना कि इसके स्पेस पास होगी मैम, वैक्यूम है मैम वहाँ पे, तो हम अरे वैक्यूम ले लिए मैम, उसके स्पेस आगे ले लिए। होगा तुम्हारी जब तक कोरोना वायरस डिस्कवर नहीं होता तो हमें पता ही नहीं था। हमारी नॉलेज कंस्ट्रिक्टेड है ना, इसका मतलब है कि वहां पे वायरस नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी स्टडी वहां तक नहीं गई है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को जब तक जरूरत नहीं थी उतनी जगह नहीं ले रहा था, वो पड़ी हुई थी जगह। अब उसको जरूरत फील हो रही है तो वो क्रिएट कर लेगा अपना ऑर्बिट। यस मैम, गेटिंग इट? यस मैम। ठीक है भाई, तुमको नहीं जरूरत पड़ रही है तो तुम पीछे की जगह नहीं यूज कर रहे हो अपने घर की, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करोगे ना, जगह तो है ना उसके पास। गेटिंग इट नाउ? यस मैम। ऑर्बिट्स Can you होते हैं, मतलब ये ऑर्बिट कोई रोड थोड़ी ना है, कोई रोड थोड़ी ना कि रोड बनी होनी चाहिए। ये तो रीजन इन स्पेस होते हैं भाई। तुम्हें क्या अर्थ की कोई रोड दिखती है रोड बनी हुई है? वो तो रीजन इन स्पेस है ना। यस मैम मैम। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर सकती हैं? क्या चीज रिपीट करना है ये बता दो। मैम 6th पॉइंट। कि जब इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से भी अब्सॉर्ब कर देते हैं तो वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे भाग जाते हैं। ठीक है? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, in the first point, it was written that electron never absorb or emit energy. किसने Why? बोला? कहाँ लिखा मैंने? कहाँ लिखा मैंने अब्सॉर्ब एंड एमिट एनर्जी? स्कूल बुक रीड किया था तो बेटा बुक में दो, मुझे नहीं पता किस रेफरेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तुम एक लाइन के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते ना, जब तक तुम मुझे पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज नहीं दिखाते। अलग अलग चीजों का अलग अलग रेफरेंस होता है ना। ओके, ठीक है। ओके मैम। तो ये चीज क्लियर हुई कि मतलब अब जैसे हम हाई के बारे में सोचते हैं, हमें एनर्जी मिलेगी, हम भी हाई सोच लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी हाई होने लग जाएगा। विल इट बी फाइन? इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है। अब तुम्हारे साथ जैसे क्या है, तुम भी ड्रीम करते हो कि ठीक है व्हाई डू यू वांट टू गो एन आईआईटी, तो 90% बच्चे ओन अप नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में यही चीज होती है कि हमें क्या होगा, हम एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। हम कैसे एनर्जी अब्सॉर्ब करें? स्टडी कर करके। स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छी जॉब पे जाएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन योर पैकेज यू विल ऑल्सो मूव टू दी हायर एक्साइटेड लेवल। मतलब जस्ट नाउ इफ यू आर लिविंग इनटू अ 2 BHK हाउस, यू विल ड्रीम ऑफ गोइंग टू अ 5 BHK विला। इस टाइप का कुछ सोचोगे, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे ना। You'll try to go to the higher and higher excited levels. Tell me, ऐसा ड्रीम करेंगे कि नहीं? तुम नहीं कर रहे होगे, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे होंगे ना। चलो नहीं होना करोगे तो अब बताओ, घर से निकल गए, मतलब अभी तक तो मम्मी पापा स्पॉन्सर करते थे बिकॉज यू वर इन योर स्टेशनरी ऑर्बिट, लेकिन जब जॉब कर करके बाहर जाओगे तो क्या होगा? यू विल नीड टू स्पेंड मनी और नॉट इन योर फूड, in your rent, Yes ma'am. in your traveling, everything. So now when the electron is revolving in the excited energy level,
अब तो तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू एमिट एनर्जी और नॉट, टेल मी। Yes, ma'am. नाउ तो अब तो मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, तो अब तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो बहुत वो था, अब तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। तुम चले गए गुस्से में, होटल में रहोगे तो भाई पैसे तो खर्च होंगे ना, तो वही चीज है यहाँ पर। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन, भाई खुशी खुशी चले तो गए एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड जा करके फिर पता चला, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल, it will emit energy, it will emit energy। तो तुम्हें पॉइंट नंबर, it will emit energy, तो अब पॉइंट नंबर 4 and 7 में डिफरेंस दिख रहा है, पॉइंट नंबर 4 and 7 का डिफरेंस दिखा। Yes, ma'am. स्टेशनरी ऑर्बिट, घर में हो कोई पैसे खर्च करने को, बाहर निकल गए भाई, पिकनिक पे भी चले जाते हो बाहर, मतलब कुछ ऐसे निकल भी जाते हो तो भी तो खर्च हो ही जाते हैं ना, ओके। तो अब सपोजिंग ये हमारा हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ न्यूक्लियस था, ये इसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये एक्साइटेड लेवल है, ये एक्साइटेड लेवल है, ये एक्साइटेड लेवल है। तो अब यहाँ पर रहने का मतलब है तुम्हें एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। अब एनर्जी एमिट करोगे, अगर तुम्हें कोई मतलब अर्निंग भी हो रही है और एमिट भी करनी पड़ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं, तुम रहोगे ना बाहर, सरवाइव कर ले जाओगे। सैलरी भी आ रही है, खर्चा भी चल रहा है, काम बराबर हो रहा है, ठीक है हम सरवाइव कर लेंगे। लेकिन बाई चांस यू आर नॉट एबल टू अब्सॉर्ब एनर्जी एंड ओनली एमिशन इज हैपनिंग, फिर क्या होगा? हम नीचे आना चालू हो जाएगा। यस, तुम्हें भी क्या याद आएगा? घर याद आएगा। यस मैम। तो फिर वही चीजें होंगी, फिर क्या होगा? When you will start emit energy, तो बड़ी घर की याद आएगी, and what will happen slowly and steadily, what will happen depend करेगा, थोड़ा टशन ज्यादा है तो फिर क्या, पहले छोटे से घर में रहना स्टार्ट किया थोड़ा लोअर बजट पे, और you can directly come back to this thing, okay? अब यहाँ पे रहने के लिए तुम्हारे पास थी E4 एनर्जी, यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें चाहिए E1 एनर्जी, तो E4 से E1 आने के बाद क्या करोगे? जो एक्स्ट्रा मनी है वो स्पेंड करके आओगे, ऐश तो करके आओगे ही ना, पूरा खर्चा ही करके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा ई जो है वो एमिट हो जाएगी। यहाँ के लिए E4 चाहिए, यहाँ के लिए E1 चाहिए, यू ऑलरेडी नो E4 इज बेटर, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी? एमिट करोगे कि नहीं? निकाल दोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो एमिट हो जाती है, एंड इट कम्स आउट इन विच फॉर्म? इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। डिड यू फॉलो दिस? यस मैम। फोर्थ पार्ट में बोलो मैम, फोर्थ पार्ट में आपने लिखा था कि इट विल लूज एनर्जी। मैम बेटा प्लीज बी लाउडर। मैम फोर्थ पॉइंट में आपने लिखा है मैम इट विल लूज एनर्जी, जबकि वो स्टेशनरी क्या? मैम हाँ, तो स्टेशनरी की बात भाई, यहाँ पे रहने के लिए 400 जूल चाहिए, और यहाँ पे रहने के लिए 100 जूल चाहिए, यहाँ पे रहने के लिए 400 चाहिए, यहाँ पे 100 रुपए चाहिए। तुम 300 का क्या करोगे? 300 का क्या करोगे? खर्च कर दोगे कि नहीं? यस मैम। तो वही तो उसने भी किया। मैम हाँ मैम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाएगा अपने आप, अगर उसको भाई वही तो उसका घर है, तुम भी तो लौट करके घर को ही आओगे, कितना भी टशन दिखा लो, गुस्से में चले जाओ, आओगे तो घर में ही ना वापस। ईदर यू शुड हैव अ सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है रहते रहो यहाँ पे, इफ यू डोंट हैव अ सोर्स ऑफ अर्निंग वेयर विल यू गो? कैन यू सर्वाइव आउटसाइड? अब क्वेश्चन पूछा तो बेटा आंसर भी तो करो। नो मैम। Then what, where will you come back? अच्छा, तो मैम स्टेशनरी ऑर्बिट में रहने के लिए उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कंजर्व रहती है? Yes, because it is in equilibrium. मून को कोई एनर्जी की जरूरत पड़ रही है क्या? तुम उसको फ्यूल दे रहे हो जाकर के? अर्थ को कोई फ्यूल दे रहा है? अब आपने फोर्थ पॉइंट में लिखा है इट विल लूज एनर्जी। क्या? फोर्थ पॉइंट में अगर लूज एनर्जी कर दिया तो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा ना फिर वो तो। It will not, sorry my mistake, it will not lose energy लिखा है। मैंने बताया तो तुमको वही था, बट मैंने लिखा नहीं, मैंने बताया भी था कि रदरफोर्ड ने, और यहाँ पे यही डिफरेंस है, इट विल नॉट लूज एनर्जी। ठीक है, अब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अपने घर में है तो हमें पैसे नहीं खर्च करने हैं, बाहर जाएंगे एक्साइटेड में जाएंगे तो खर्च होंगे ही होंगे। अब क्लियर हो गई कंफ्यूजन? यस मैम।
ठीक है? अच्छा, so when the electron it will emit energy and slowly and steadily वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा और अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा। अगर उसको कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी बीच में नहीं मिली, बाई चांस तुम यहाँ तक गिरे फिर तुमको मिलने लगे, तुम वापस जा सकते हो या यहाँ पे रहना सर्वाइव कर सकते हो। तो ऐसे चलता रहता है। तुमने वो देखे होंगे तुम्हारे घर में ग्लो, तुम लोग लेके आते हो ना ग्लो स्टिकर्स एंड ऑल, जो डार्क में ग्लो करते हैं। Yes. तो वो भी यही करते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ रही होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर 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 एनर्जी लेवल पे भेज रहे होते हैं, और वो रिवॉल्व भी करते हैं अगर एक्साइटेड स्टेट में, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितनी लूज करते हैं वो वापस से एक्सटर्नल सोर्स से गेन कर लेते हैं। बट जब लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं वो, फ्रॉम द लोअर हायर एनर्जी लेवल दे जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि सोर्स खत्म हो गया, अर्निंग खत्म हो गई, तो घर में लौटेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. दे एमिट फोटोन। और अगर इस फोटोन की जो वेवलेंथ होती है हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है, तो वो हमें दिखते हैं रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, दिखता है कि नहीं दिखता है? Yes, ma'am. Yes. बट अगर उनको तुम फुल टाइम लगाते ऐसे छोड़ दो, तो क्या पूरी रात वो तुम्हें लाइट देते हैं? No. After some time they move, they stop giving light. Why? Because जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके गए थे, जब वो सारे के सारे स्टेशनरी ऑर्बिट में घुस जाएंगे, अब उनके पास कुछ है ही नहीं, अब हमें नहीं ग्लो करते हुए दिखेंगे ना। समझ में आया? यही होता है। बस उनमें क्या होता है, उन पेंट्स को, उन कलर्स को जानबूझ करके ऐसा बनाया जाता है कि वो हमारी विजिबल रीजन में लाए। मतलब एवरी बॉडी has a property of absorbing light and sending their electrons to the higher energy level. Your cupboard, your table, your chair, everything. Okay, but उस टाइम पे जब वो जंप कर रहे होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट से फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, तो जो फोटोन निकल रहा होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी आईज की सेंसिटिविटी के बियॉन्ड है, इसलिए वो हमें शाइन करते हुए नहीं दिखते। एनिमल्स की बड़ी थोड़ी और अच्छी होती है, उनको दिख जाते हैं, हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो एमिट नहीं कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, बट हमारी स्टडी के बियॉन्ड है। डिड यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes. तो कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, रीजन समझ में आया भाई? उसको हमारी विजिबल रेंज में भी तो होना चाहिए, तभी हमें दिखेंगे। ओके, तो सबके साथ होता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स का ये स्ट्रक्चर है और सब में हो रहा है। ओके, इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटॉन्स। तो अगर ये विजिबल रीजन में लाई किया तो हमें जलता हुआ दिख जाएगा। डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब देखो जो तुम पूछ रहे थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियस ये रहा और ये रहा इलेक्ट्रॉन का सपोजिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, तो अब जब स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे रैंडमली नहीं बनता है, कब बनता है? जब इनके दो फोर्सेस बैलेंस होंगे। कौन से दो फोर्सेस बैलेंस होंगे? ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Can you understand? There will be electrostatic force or Coulombian force. Yes, ma'am. And it will be balanced by what? mv square by r. क्या बोलते हैं? Centripetal force. Centripetal force. बोलते हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द एटम विल गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसे कोई एटम की एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी उसकी कोई वर्थ नहीं है हमारे लिए, एटम नहीं है वो। और अगर ये इक्विलिब्रियम में बनेगा तभी स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। जैसे कि अर्थ के केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड एनर्जी। डिड यू फॉलो नाउ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So ये अब फिर से फिजिक्स की थोड़ी सी चीजें आ गई हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन कैसे निकालते हैं? K Q1 Q2 by r square. चार्ज 1 एक बॉडी का चार्ज इनटू चार्ज 2 दूसरी बॉडी का चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन कैसे निकालते हैं? mv स्क्वायर by r। तो अब देखो चार्ज 1, पहली बॉडी कौन सी है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है? If I say charge of the electron is E, what will be the charge of the nucleus? Charge of nucleus क्या होगा? Come on, will it be Ze or not? Z stands for atomic number. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, इतना होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब क्या है, इक्विलिब्रियम करने के लिए दोनों फोर्सेस बैलेंस होना जरूरी है और वहीं पर स्टेशनरी ऑर्बिट बनता है, कभी उसे कोई एनर्जी रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए। सो कैन आई राइट लाइक दिस, mv² अपॉन r इज इक्वल टू माइनस kz(e²) अपॉन r²। देखो ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। अगर इसको और इसको कैंसिल कर दे तो कैसे लिख सकते हैं, mv²r इज इक्वल टू माइनस kz(e²). बोलो, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इज इट फाइन? Yes, ma'am. देन सिमिलरली अभी अभी बोर्ड थ्योरी में पढ़ा तुमने, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। डिड यू स्टडी इन बोर्ड्स पोस्टुलेट? यस मैम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ जस्ट डिवाइड 1 and 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू क्या बचेगा, kz(e²) अपॉन nh इंटू 2 पाई। देखो ये बचेगा, Ma'am, we have to divide. तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं करना है, भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया है। हाँ बोलो, यस टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से? मैम हम लोग बस डिवाइड करने के लिए पूछ रहे थे। क्या मैम वही पूछ, मैम डिवाइड कर रही थी मैम दोनों इक्वेशन उसी के लिए हाँ, तो डिवाइड करेंगे तो mv कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक v बचेगा। यस मैम, बस मैंने वही तो लिखा है। मैम हम ठीक है? लोगों के लिए बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब यस, फॉर्मूला ही रटना है, और कुछ मतलब नहीं। ठीक है। ये फिर तुम पूछते हो ना, कुछ बच्चे चले आते हैं फिर डाउट्स के लिए कि ये क्यों नहीं पढ़ाया, अपने आप एल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। भाई ये काम की चीज नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में आएगी तब देख लेना, बट अभी काम की चीज नहीं है, सिर्फ हमारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं हमें, ठीक है। बट फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में आता रहता है, इसलिए मैंने बता दी डेरिवेशन कि ठीक है, अगर तुम बहुत इंक्यूजिटिव हो तो तुम देख लो, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू इट एग्जैक्टली। नाउ सी इन दिस, 2 पाई इज कांस्टेंट, k is constant, charge of electron is constant, and you already know this is Planck is also constant. All these values are constant values. जैसे hc बोला था constant है, तो similarly हमने क्या किया, इनकी constants की value निकाल ली, it comes out to be this into this. Now who is the variable? Z and n, because हर एक एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और उसमें होने वाली वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। तो Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसके लिए तुम निकालना चाहते हो, N स्टैंड्स फॉर किस ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड Vn स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिट, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। डिड यू फॉलो? तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड यूनिट दिए गए, बाकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली तुम्हारी। डिड यू गेट इट? यस मैम, यस मैम। बताओ इससे क्या कंक्लूजन दिख रहा है हमें, क्या कंक्लूजन दिख रहे हैं? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कि नहीं? यस मैम। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.18 into 10⁸ सेंटीमीटर्स पर सेकंड होगा। यस मैम। सेकंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2.18 into 1 divided by 2। देन थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2.18 into 10⁸ into this centimeters per second, and so on. Can I leave it? Yes ma'am. That means V1 सबसे बड़ा होता है, V2 छोटा होता है, V3 ज्यादा कम हो जाता है, V4 लॉजिकल भी है। देखो Mercury takes revolution around the sun in 88 days, Earth takes in 365 days। Mercury की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं? Yes ma'am। मैम एक बार पेज थोड़ा पीछे कर दिखाइए। बेटा अभी कॉपी मत करो, बाद में कर लेना। पीडीएफ में सेंड कर दूंगी ना, तो कर लेना, पीडीएफ में सेंड कर अभी, ठीक है, बाद में कर लेना। तो कैन आई से एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस,
As Velocity number of orbit decreases. increases, velocity decreases. Can we say like this mathematically also? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Velocity of the electron decreases. ये काम की चीज है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, m भी पुट कर दूं, v भी पुट कर दूं, तो r निकाल सकते हैं। देखो Yes, ma'am. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस एक्चुअली बोर्ड ने करी थी, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, ऐसे नहीं मिला था। तो उसको करा जब उसने निकाला फॉर्मूला, इट कम्स आउट टू बी 0.529 into n square upon z and the units are in angstrom. What does Rn stand for? Radius of the electron in some nth orbit. Radius of the electron in nth orbit. Okay, so now just check it out इसके बेसिस पर। अब फिर से अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए करें तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट? n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 0.529 into 1. ओके, अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो कितना आएगा? 0.529 into 2 angstrom. 2 का स्क्वायर n स्क्वायर 2 अपॉन square z। 4. Yes, ma'am. अगर सपोजिंग इसको r बोला मैंने तो ये कितना हो जाएगा? देन अगर ये बोले तो थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स होगा। 9 hour. Yes, ma'am. इफ यू आर नॉट गेटिंग, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो 9 आवर। देन Yes, ma'am. अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इट विल बी 16 hour. डिड यू पीपल, आर यू पीपल फॉलोइंग इट? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. सो सी योरसेल्फ, एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑर्बिट की वैल्यू क्या हो रही है? Ma'am, increase हो रही है. डिक्रीज? Ma'am, increase हो रही है. ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज तो होगी ना। 100 मीटर पर्सन छोटा सा सर्कल मारेगा, मैराथन वाला बड़ा सर्कल मारेगा, होगा कि नहीं? Yes, ma'am. From the nucleus orbit radius increases. दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ऑर्बिट तो बड़ा हो रहा है, बड़ी बात है, वो तो चलो समझ में आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि देखो R1 और R2 के बीच में स्पेसिंग कितनी है? कितने टाइम्स है? 3 hour की. और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी की है? 5 hours की. और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी है? 7 hours की. 7 आवर। तो चलो ऑर्बिट बड़ा हो रहा है, बड़ी बात है, चलो ठीक है, बट उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो भी तो इंक्रीज कर रही है। Yes, ma'am. As we move away from the nucleus, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो मैंने वेलोसिटी और रेडियस से कराए हैं, उसके अलावा की चीज नहीं याद रखनी है, ठीक है। इट इज अपॉन यू टू लर्न इट और नॉट टू लर्न इट, सो देयर इज नो कंपल्शन, बट फॉर्मूलाज कंपल्सरी है करना। So as we move away from the nucleus, what happens? The distance between the consecutive radii, the distance between the consecutive radii increases. Okay, so what does this tell you? जैसे यहाँ पे लिखा था R1 छोटा होता है, R2 बड़ा होता है, R3 बड़ा होगा, R4 और बड़ा होगा, and so on. Similarly, R2 minus R1 will be smaller as compared to R3 minus R2, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, R4 minus R3, और मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो 1 and 2 क्लोजर होंगे, ओके, R1 and R2 क्लोजर होंगे, R2 और R3 के बीच में स्पेसिंग क्या हो गई? बढ़ गई। R3 और R4 के बीच में स्पेसिंग क्या होगी? और बढ़ जाएगी, and so on. Did you get it? Yes, ma'am. Okay, स्पेसिंग भी बढ़ती जाती है उनके बीच में, okay? Yes, ma'am. It's fine. Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2 फॉर्मूलाज यूज करने हैं, which I am telling you. ये कौन महान इंसान है जो ये बुक भी अपने साथ साथ लेके चल रहा है? कहाँ 10 raised to the power 6 आ रहा है?
कहाँ 10⁻6 है? अरे भाई तुम लोग क्या हो, ये सेंटीमीटर लिखा है, तुम्हारी बुक में मीटर लिखा है, व्हाट्सएप में बीच में भेज करके क्यों क्लास को डिस्टर्ब करते हो? आर यू देयर? व्हाट हैव आई रिटन? सेंटीमीटर, बुक में देखो 10⁻6 मीटर्स लिखा है भाई, यूनिट का कन्वर्जन तो देख लो Okay, डाउट पूछने से पहले। sorry. नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग, बट प्लीज क्लास में तो पहले एंटरटेन कर लो, तभी तो तुम्हारे डाउट्स आते हैं। पहले यहाँ की बात पूरी सुन लो, फिर मैं तुमसे बोलती हूँ बुक पढ़ लो, बुक में डाउट्स ले लो, फिर मैं जब अगली क्लास से पहले तुमसे पूछती हूँ ना करने के लिए, तो भाई एक चीज का सिस्टम है, बीच में ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, वो कहावत सुनिए ना, धोबी के कुत्ते की तरह हो जाओगे, ना इधर के ना। क्लास में सुन लो, फिर जाओ बुक में देख लो। मैं तुमको खुद ही इंकरेज करती हूँ भाई, स्कूल बुक पढ़ लो, ठीक है? आज भी बोला, इनकरेज किया ना पढ़ने के लिए, तो आई एम नॉट अगेंस्ट योर स्कूल बुक्स, ओके, डू देम, बट पहले यहाँ तो ढंग से सुन लो। अब तुम यहाँ ध्यान, तुम्हारा अगर फुल अटेंशन यहाँ होता, तुम ऑटोमेटिकली इस चीज को देख लेते, ओके? सो नो प्रॉब्लम, बट प्लीज दो चीजें डोंट, अरे हमें पूरी, मतलब मुझे 5 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए शायद, और उससे पहले भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम भी पढ़ी थी, आईआईटी के लिए भी पढ़ी थी, तो भाई अब मैं भी मल्टीटास्किंग नहीं करती हूँ, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम टू डू मल्टीटास्किंग? डोंट डू इट, ओके? डोंट टेक योरसेल्फ एज अ सुपर कंप्यूटर राइट नाउ, ओके? जस्ट बी अटेंटिव। सी, आईआईटी इज अबाउट ऑल दिस ओनली, छोटी छोटी गलतियां करो और हम तुम्हारे मार्क्स ले जाएंगे। तो अपने कंसंट्रेशन को फुल्ली फोकस रखना सीखो, वरना तुम वही सिली मिस्टेक्स में वहां पे भी अटके रह जाओगे। तुम मतलब तुम्हें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो तब तक वेरीफाई नहीं होगा जब तक तुम मार्क्स नहीं लाओगे। भाई इंडियन सिस्टम है, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकती हूँ उसके लिए। आईआईटी के पेपर में तो मैं पक्का बोल सकती हूँ मल्टीटास्किंग बिल्कुल काम नहीं करती है, फोकस बहुत चाहिए होता है। देखो जैसे अभी तुम्हें दिखाया 2-3 क्वेश्चन से मैंने, फोकस चाहिए होता है। यूनिट्स के साथ गड़बड़ करते हैं, बस यही करते हैं वो लोग। तो अपने कंसंट्रेशन को एक जगह फोकस करना सीखो, ये तुमको लॉन्ग रन में 2 साल में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि तभी तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी। तुम्हें इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर रैंक नहीं लेके आए ना, सो हम जस्टिफाई, मतलब बीइंग अ टीचर ऑल्सो हम लोग जस्टिफाई करते हैं नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन किसी काम की बात नहीं है। हम आईआईटी वालों को नहीं जाके बोल सकते नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी रैंक ऐसी आनी चाहिए, ठीक है? स्कूल नहीं है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, दिस इज अ रियल वर्ल्ड फाइट जो पहली बार तुम अपनी लाइफ में फेस करने वाले हो। यही रियल वर्ल्ड है, अपने आप को प्रूव करना है। उसके लिए तुम्हें आईआईटी के लिए तो मैं ये पक्का बोल सकती हूँ भाई, अगर तुमने कंसंट्रेशन नहीं दिया, एक प्रॉब्लम को उसको ठीक से पढ़ना नहीं सीखा, सुपरफिशियली जैसे स्कूल में, क्योंकि वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, अब यहाँ ट्रिकीनेस बढ़ती जाएगी डे बाय डे, यूनिट्स का खेल गड़बड़ हो जाएगा, इवन मुझसे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो you have to be fully focused। जहाँ मल्टीटास्किंग करोगे ना, तुम लोगों के लिए शायद प्रॉब्लमैटिक होगा, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है 99% केसेस में तो टफ प्रॉब्लमैटिक होता है मल्टीटास्किंग। मे बी यू आर एन एक्सेप्शन, माइट बी ट्राइड वर्क आउट फॉर यू, ओके? सो ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ में है ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेना है। सिर्फ अपने को क्या याद रखना है, जिसको जिसको ये नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, सिर्फ किससे आते हैं, इनके फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुमने प्लैंक्स थ्योरी में देखा, थ्योरी से कोई क्वेश्चन आया? बोलो, थ्योरी से कोई क्वेश्चन आया? मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे करने नो को, मैम, नो ठीक है? मैम। स्कूल में पूछेंगे राइट पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, बहुत कॉमन है, राइट 2 बोर्स पोस्टुलेट, ऐसे आएगा। बट तुम अगर पुराना पेपर्स उठा के देखोगे, एग्जैक्ट टेस्टिंग तभी होती है जब तुम पुराना पेपर उठाते हो, क्योंकि भाई देना तो आईआईटी है ना, वो कैसा पूछ रहा है हमारी उसमें टेस्टिंग होगी। यू विल सी 95 से 98% क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो किस टाइप के, बिल्कुल मतलब अगर तुम केयरफुल रहोगे तो बिल्कुल बच्चों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेट, ये तो मैं नहीं करवाऊंगी, ये तुम्हें खुद से करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर दिया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ Bohr orbit of hydrogen. Can you do this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने किया था, बस मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, ना आई एम एक्सपेक्टिंग भाई इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। देखो यहाँ पे हमने निकाला है एंगस्ट्रॉम्स में,
कर लोगे? Yes, ma'am. ओके हम दूसरा करते हैं. कैलकुलेट रेडियस रेशियो. अब तुम ये बोलोगे रेडियस रेशियो तो आपने पढ़ाया ही नहीं है. भाई क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तुम खुद से डिकोड करना सीखो, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं कुछ ना कुछ नया वो ले ही आएंगे मार्केट में. ऑफ हीलियम आयन, तो इसीलिए आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू टर्म्स. सो हाउ विल यू डू इट? टेल मी. R3 कितना होगा फॉर हीलियम आयन? कैसे निकालेंगे? 0.529. थर्ड बोला है. n की वैल्यू कितनी हो गई? 9. 3. हाँ 3 का स्क्वायर, सॉरी. और अपॉन z, व्हाट इज द हीलियम का z वैल्यू? 2. और इसका यूनिट्स क्या होगा? Angstrom. और R5 क्या हो गया? फिर से देखो, और पहले कभी मत सॉल्व करना, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर जिसमें ये सब कैंसिल हो जाता है. तो दिस इज एंगस्ट्रॉम. रेडियस रेशियो मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो. सो व्हाट विल बी द रेडियस रेशियो एंड व्हाट विल बी द आंसर? डू इट. कितना आएगा? Will it be there or not? 9/25. Did you Yes, follow? ma'am. अब बस इसी Yes, लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. वेलोसिटी रेशियो बोल देते, कर लेते अपने आप. अगर Yes, इस ma'am. जगह वेलोसिटी रेशियो बोल देते तो कर लेते. Yes, ma'am. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि रेशियो ऑफ रेडियस. Okay, ratio of radius of two Bohr's orbit of lithium ion is 1:9. What would be the nomenclature of the orbit? Nomenclature मतलब K, L, M, N से identify करो कि कौन से होंगे वो. तो बताओ कैसे करोगे? How will you do it? क्या है रेडियस का फॉर्मूला? What is the formula of radius? 0.529 into n square upon z. यही है ना? Yes, ma'am. अब उन्होंने बोला कोई रेडियस रेशियो है, तो मैंने एक K रेडियस ले and लिया M. n1 और एक रेडियस ले लिया n2. तो कैसे लिखेंगे? R1 के लिए K लिखेंगे. and M. हाँ कितना आएगा? वेरी गुड. ये क्या हो जाएगा? Ma'am, K n1 and का M आ स्क्वायर रहा है. डिवाइडेड बाय 3. वेरी गुड बेटा. एंड ये क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. देखो यही होगा. चेक इट आउट एवरीवन. अब देखो Yes, ma'am. ये कैंसिल. ठीक है. R1 बाय R2 का रेशियो दिया है 1:9, which should be n1 square by n2 square. तो टेल मी n1 और n2 क्या लेके 1/9 है? And you know that n1 and n2 have to be whole numbers. 1 and 3. 1 and 3. Yes, you can say they are 1 and 3. So one first orbit को हम क्या बोलते हैं? K. K. और सेकंड ऑर्बिट को K, L, M. M. अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा बहुत Yes. ट्रिकीनेस क्रिएट कर देंगे. स्कूल में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ इसी टाइप का. स्कूल में क्या बोलेंगे, वो तुम्हें बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाल दो, मतलब ये सिंपल लिखने को बोल देंगे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकालने को. यहाँ वो क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर पूछ लेंगे, रेडियस रेशियो पूछ लेंगे, नई नई चीजें लेके आ जाएंगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके. किसी का स्कूल में हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी? No, ma'am. No, ma'am. किसी के में भी नहीं हुआ. ओके जब होगा तो तुम फॉलो करना. तो फिर से वही चीज, होमवर्क में क्या करना है, बहुत सिंपल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कहाँ मिल जाएंगे, स्कूल बुक में. और अभी हमें किसके ऊपर देखना है, सिर्फ रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है. तो स्कूल बुक से तुम्हें देखनी है थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ना है. बोर्ड्स थ्योरी जो पूरी दी हुई है ना, बोर्ड्स मॉडल पूरा रीड करोगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं तुम मुझे अच्छे से कैच अप कर पाओ, क्योंकि वहां पे और बेटर हेवी टर्म्स आने वाले हैं. तो उनको फॉलो करने के लिए बस रीडिंग मार लेना 1 बार 2 बार जितनी तुमसे हो पाए. फिर तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन किससे करने हैं, स्कूल बुक से करने हैं. और कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि सिर्फ रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड है. ओके. इट कैन बी इन द सॉल्व्ड एग्जांपल और फ्रॉम द बैक ऑफ द एक्सरसाइज. कहीं पर भी तुमको रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले. एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं अभी. Energy required to shift the electron from this बेटा shell to- अभी नहीं करना है, बोला तो
सुन लो पूरी बात को, Okay, बीच में मैंने बोला तुमको, अभी मैंने सिर्फ इतना कराया है ना, भूल जाओ अभी, ठीक है? सिर्फ इतने ही क्वेश्चन ढूंढने, चाहे 2 मिले चाहे 4 मिले, जितने मिले सिर्फ उतना करना है, बस थ्योरी पूरी पढ़ लेनी है ताकि जब तुम नया पढ़ोगे तो तुमको फॉलो हो, ठीक है? एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यू हैव टू सॉल्व देम। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll Yes, do ma'am. it till here for today. Ma'am, Anything can you else? share today's video? हाँ Can you share the recording? बेटा, इट्स ऑन दी प्लेटफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन देना, मतलब आ जाएगी, ठीक है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है अभी भी हो जाए, और कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं अगर क्लास का लोड ज्यादा होता है तो। मैंने 1-2 बार तुम लोगों के साथ शेयर करी है ना प्लेटफॉर्म का लिंक, यस मैम। तो बस Yes, ma'am. वहीं Yes, पर जाना ma'am. है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना है। मैं बैच वाइज डेट वाइज अब अपलोड कर रही हूँ, पहले हम लोग नहीं करते थे इसमें में, बट नाउ सिंस मेनी ऑफ यू आर जॉइन्ड इन ऑनलाइन थिंग, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग इट इन द डेट वाइज एंड बैच वाइज फॉर्मेट। ओके, स्लैश करके लिखा होगा। मैम 1 जून की Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग में हमने आपसे कहा था मैम। What? उसकी मैम 1 जून की रिकॉर्डिंग मैम वहाँ पे चैनल पे नहीं दी गई मैम। हाँ, तो पुरानी वाली अभी थोड़ा लगेगा टाइम, मैं कर दूंगी, ठीक है? अभी हम करंट में तो कर दे रहे हैं साथ के साथ, ठीक है? यस करंट की हम कर दे रहे हैं साथ के साथ, ठीक है? और प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर पे मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा ध्यान दो, ओके? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, देखो मोल कॉन्सेप्ट ना, तुम्हारे सीनियर से भी बात करना, तो वो जब पूरे 2 साल के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत नई नई चीजें, कभी परसेंटेज लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एकदम से मत सोचो कि बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा, ओके? बट एटॉमिक ऐसी ऐसी चीज है जिसका पक्का स्कोरिंग भी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और देख, तुम खुद ही देख रहे हो, अगर तुम ध्यान दोगे तो बहुत इजिली क्वेश्चंस इसके सॉल्व होते हैं। तो जो गया तो गया, एटलीस्ट करंट मत बिगाड़ो, पास्ट के चक्कर में करंट मत बिगाड़ो, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. अभी इसको फुल फोकस के साथ कर लो, फाइन? सो आई एम कीपिंग इट टिल हियर फॉर टुडे।